बच्चों अब जरा शांत। कल मैंने कहां तक करा दिया था? ठीक है, इससे में छोटा सा एक टॉपिक बचा है, वो करा करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक बचा है प्राइस सीलिंग। क्या होता है? प्राइस सीलिंग। और सीलिंग मतलब छत। अरे क्या हो गया? बेटा अब बिल्कुल शांत। मैं कुछ कह रहा हूं आप लोगों से। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। अब देखो ये है क्या। मैं दोबारा कुछ नहीं बताऊंगा, जिसको सुनना हो सुन लो, नहीं सुनना मत सुनो। अरे स्पेलिंग ही तो गड़बड़ है, बस वो देख लेना। ठीक है, सुनो जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। मेरी स्पेलिंग वहां रखी मिलेगी, तुम्हें बस टिक करना है। देखो जैसे ये है डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। यहां पर गवर्नमेंट कह रहा हूं, बेसिकली मार्केट एक प्राइस तय कर रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस पर लोग माल खरीदने को भी तैयार हैं और माल बेचने को भी तैयार हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी कीमत कस्टमर बहुत ज्यादा देने को भी तैयार हो सकता है, चाहे वो कहीं से भी पैसा अरेंज करे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जो हम सबों के घर में यूज होता है, सॉल्ट, नमक होता है। बस एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, नमक फिलहाल अगर 20 रुपए की थैली है, 30 की हो जाए तो खरीदोगे, बंद कर दोगे? 100 की हो जाए, 500 की, तो भी खरीदना पड़ेगा, उसके बिना खाना ही नहीं खा पाओगे। यानी नमक एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी जो इलास्टिसिटी है वो नियर अबाउट निल है ना। अब ऐसे में भैया प्रोड्यूसर ने ये देख लिया कि नमक तो कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा, तो 30 की थैली में तो 500 में बेचूंगा। अब ऐसे में होगा क्या, गरीब बेचारा कहां जाएगा? तो फंस जाएगा, उसका तो सारा बजट बिगड़ गया। केवल नमक से भी तो पेट नहीं भरेगा, नमक के बिना खाना नहीं खा पाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या करा, एक मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर दिया कि जिससे ज्यादा कीमत एक प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता। मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन, तो और क्या, इक्विलिब्रियम तो लोग देने को तैयार ही है। मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, कॉमा बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस at which commodity can be sell। commodity can be sell, तो एक ऐसी कीमत जो इक्विलिब्रियम प्राइस तो कस्टमर दे ही देता ना, उससे भी कम है, जो एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्राइस है चार्ज कर सकता है उस कमोडिटी के। अब सील का मतलब क्या होता है? छत। अगर मैं आपसे कहूं यहां जंप करो, तो क्या छत से ऊपर जंप हो सकती है अब इस जगह पे खड़े होके? नहीं। तो आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? इस छत तक। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? इस छत तक। तो यानी कि प्राइस इसके नीचे नीचे तो रह सकता है,
इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए इसे प्राइस सीलिंग कहा गया है। कई बार दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि सीलिंग का मतलब तो छत होता है, तो ये तो ऊपर होना चाहिए था, नीचे क्यों तय किया गया? क्योंकि हमने एक लिमिट तय की कि इसके नीचे तो प्राइस रख सकते हैं आप, इसके ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, इसी को कहा गया है प्राइस सीलिंग। अब देखो इसका पता नहीं, अब इसका इंपैक्ट या किसके बेनिफिट के लिए है? इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। इसका बेनिफिट किसे मिल रहा है? कंज्यूमर को मिल रहा है। इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं बेटा? देखो इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। अब ऐसे सोचो, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर 100 रुपए देने के लिए तैयार है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर है, बट गवर्नमेंट की वजह से मैंने उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम कीमत तय करी हुई है 30 रुपए। तो अब ऐसे में कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट उसकी यूटिलिटी के अनुसार ज्यादा सस्ता मिल रहा है ना, यूटिलिटी कहीं ज्यादा है, प्रोडक्ट सस्ता है, तो ऐसे में कंज्यूमर उसे ज्यादा खरीदने लगेंगे, तो मार्केट में क्या आएगी? शॉर्टेज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अभी दिवाली सेल आएगी फ्लिपकार्ट पे, जितनी जरूरत है उतना ही खरीदते हो? बताओ मुझे। आम घर में 1 किलो लगते हैं, सोच के गया था 50 रुपए किलो मिलेंगे, मंडी जाके पता लगा एक ठेले में 20 रुपए किलो मिले अच्छे आम, 1 ही किलो लाएगा ना फिर? तो ये तो इंसान की, मैंने आपसे क्या बोला, हमेशा याद रखो ह्यूमन बीइंग एक लालची इंसान है, हम लोग लालची होते हैं। जो चीज हमारे हिसाब से महंगी थी हमें सस्ती मिल रही है, तो हम उसे स्टोर। अब ऐसे समझो, कहने को देश में गैस सिलेंडर की कमी है, ठीक है, अरे ब्लैक में भी तो सिलेंडर जो खरीद रहे हैं कहीं से मिल रहा है, कमी है तो सिलेंडर आ कहां से रहा है? बस क्या है, वो पैनिक क्रिएट किया हुआ है। इस वक्त आदमी सोच रहा है महंगा मिले तो भी खरीद लूंगा, तो वो उसे उठा खरीद के क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, इसलिए उसकी शॉर्टेज बनी है ना, शॉर्टेज। अब इससे मेरे जैसे लालची दुकानदार क्या करेंगे? भाई मेरे पास 100 कमोडिटी पड़ी है, मुझे पता है कस्टमर 100 देने को तैयार है, 30 में बेचने को सरकार कर रही है, तो मैं जानबूझ के दिखाऊंगा दुकान में 40 है, 60 गोडाउन में ब्लॉक करके रख दूंगा, और पर्दे के पीछे से उसे 100 रुपए कस्टमर देने को तैयार है। जब कस्टमर को मिलेगा ही नहीं वो माल, तो कस्टमर क्या करेगा? ब्लैक में भी खरीदने को तैयार होगा, तो पर्दे के पीछे से 100, 120, 130 में बेचने लगूंगा। ऐसा ही होता है। अरे ऐसे समझो, सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए घर निकाले 1 BHK बढ़िया जगह पर, मात्र कितने रुपए में? 6 लाख में, जिसमें 3 लाख 20 हजार सरकार दे देगी, कितने में? 280 में। अब ऐसे में ध्यान से सुनो, इसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है, पर प्राइस कैपिंग क्या की हुई है सरकार ने? 6 लाख। तो अब ऐसे में लोग क्या करते हैं? ब्लैक में 3, 4, 5 लाख रुपए देके भी उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? तो किसको ये वो देता है? ये ब्लैक मार्केटिंग को वो देता है बेटा, बढ़ावा देता है, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ कमोडिटी को भी, जब कोई चीज हमें हमारी तय कीमत से सस्ती मिलती है तो हम उसकी वर्थ कम समझ पाते हैं। दूसरा एक है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग, फ्लोर मतलब फर्श। मैं तुमसे कहूं जितना हो सके उतना नीचे बैठ जाओ, इस फर्श के नीचे बैठ सकते हो? नहीं, तो यानी कि इसके ऊपर तो रह सकते हो, इसके नीचे नहीं आ सकते। यह है इक्विलिब्रियम प्राइस। इस कीमत पे बेचारा किसान अपनी फसल बेचने को तैयार है, क्यों? सिर पे भैया जमींदार का डंडा है, उसका कर्जा चुकाना है, उसका ब्याज चुकाना है, तो वो सस्ते में देने को तैयार है। पर सरकार कहती है नहीं, ये प्रोडक्ट इतने में नहीं बिकेगा, ये महंगा बिकेगा, ये प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। तो बेसिकली प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। इसे क्या कह दिया गया? इसे कह दिया गया प्राइस फ्लोरिंग। यानी आप इसके ऊपर तो रह सकते हो, इससे ज्यादा कीमत दे दो किसानों को, हमें दिक्कत नहीं है, पर इसके नीचे नहीं जा सकते, यानी इससे कम कीमत हम नहीं दे सकते। तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है?
इट्स बेनिफिट इज फॉर प्रोड्यूसर। कायदे में किसके बेनिफिट के लिए है? प्राइस फ्लोरिंग प्रोड्यूसर के, और प्राइस सीलिंग किसके बेनिफिट के लिए थी? कंज्यूमर। ठीक है, हमारा मार्केट भी खत्म। अब बचा है मैक्रो का लास्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर। एक्चुअली में माइक्रो का पहला चैप्टर जो है उसे मैं एंड में करा रहा हूं। हाँ जी, फिर आज आपको मिल जाएंगे 200-250 क्वेश्चन। पहले आप कर लेना, एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद माइक्रो का टेस्ट रख लेंगे। लिखिए, अभी चैप्टर करा रहा हूं भाई, मैंने क्या बोला तुमसे? और शेयर रिवाइज करके आए हो नहीं? तो 12th में पढ़ा, उसके भरोसे करेंगे? बच्चे तो और भी हैं जिनके पास पढ़ने का मौका था पर उन्हें बर्फ खानी थी ज्यादा। कसौल तो बदनामी उसके लिए है, ड्राई नशे, सूखे नशे के लिए है ना। कैरेज इनवर्ट मतलब बेटा माल खरीदा, माल खरीदते टाइम उस पर भाड़ा दिया, तो माल खरीदने का खर्चा है, तो परचेज का खर्चा है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब आप माल खरीदोगे, घर आने तक का उसका किराया दोगे ना, उसे कैरेज इनवर्ट कहा गया है। तो ये, हाँ, तो एक तरीके से एक्सपेंस ऑन परचेज है, तो इसलिए डायरेक्ट। चलिए, इंट्रोडक्शन। फालतू की चीजों पे मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, और जो काम का है वो कुछ छोड़ दे रहा हूं। इकोनॉमी में सबसे पहले टर्म इकोनॉमी का मतलब क्या समझते हैं आप? ये जो टर्म है इकोनॉमी, इससे आप क्या मतलब समझते हैं? तो छूट ना जाए, ऑर्डर में फॉलो कर लो। हाँ जी, अच्छा छोड़ो, सुनो, आपकी मदर घर पे खाना बना रही है, कितने पैसे दे रहे हो आप उन्हें? क्या मेहनताना दे रहे हो? तो क्या वो जो खाना बना रही है वो अपनी जीविका कमाने के लिए बना रही है? अपने घर के सर्वाइवल के लिए बना रही है? नहीं, वो बना रही है ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उन्हें चिंता है आपकी कि आप बाहर का खाना खा के तबीयत ना खराब कर लें। अच्छा, आपकी मदर ही किसी होटल में शेफ हो, नौकरी कर रही हो, वहां खाना बना रही है, तो वो क्यों बना रही है वहां खाना? कमाई करने के लिए, अपने लिविंग्स को अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। तो दो तरीके की मैंने एक्टिविटी बताई, दोनों में आपकी मदर खाना बना रही है, पहली और दूसरी में डिफरेंस क्या है? मेन कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है? मतलब जहां पे अर्न कर रहे हैं। अरे तो यार, इकोनॉमी शब्द का मतलब छोटा सा ही तो है, हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग। इस स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं, अर्न देयर लिविंग। ठीक है, दैट इज एनी एक्टिविटी विच क्रिएट any addition of goods and service in the economy। तो अगर कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी पहचाननी हो, पहचान लोगे? एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाए तो, एक टीचर अपने बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर पे पढ़ाए तो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ, मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया, क्या सोच के पढ़ा जाता है कि दुकान अलग है, मालिक अलग है। ये नियम आप इकोनॉमी में भी लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी अपनी ही बिल्डिंग में रहता है ना, तो उसका किराया नेशनल इनकम में काउंट होता है। सोनाक्षी जी, 11th-12th में एक क्वेश्चन आता था रीजनिंग का, इकोनॉमी ये कि नेशनल इनकम में इंक्लूड है नॉट इंक्लूड वाला। हाँ, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आदमी अपने खुद के घर में रहता है,
तो क्या उस घर की रेंटल वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? हाँ, तो यानी कि बेटा उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, इसे हम कहते हैं नॉशनल रेंट। ठीक है, अगर मैं घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो वो मैं पढ़ा रहा हूं ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अपने कोचिंग में बुला रहा हूं तो मैं एज ए प्रोफेशनल उसे यहां पढ़ा रहा हूं, फीस मैं उसे घर पे दूंगा और यहां उससे फीस मैं लूंगा। जैसे आपका अपना रेस्टोरेंट है, आप अपने रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए खाना लेकर आओगे ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट ही कहलाएगा, न्यू एडिशन ऑफ गुड्स। मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूं, शहर के अंदर टॉप 3 या 4 रेस्टोरेंट में आता है वो, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ठीक है, नहीं रेस्टोरेंट बोला मैंने, ढाबा नहीं बोला। तो उन लोगों की एक वो है, जर्नली एमआरपी पे प्रोडक्ट दिखता है। कोई ठीक ठाक जानकार हो तो लास्ट 10%, और कोई बहुत अच्छा जानकार हो तो लास्ट 20%। तो वो जब अपने रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए खाना लेते हैं तो दुकान में बकायदा पेमेंट करते हैं, बट 20% डिस्काउंट करते हैं। ठीक है जी, बाद में बात करेंगे। अब क्या मेरे से करा देगा तो बीसी मिल जाएगा। अरे उड़पिया, टाइप ऑफ इकोनॉमी। एक होता है ओपन इकोनॉमी। वैसे तो मेरी निगाह में आज के समय में दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी क्लोज इकोनॉमी हो। क्या समझते हैं आप ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी से? नॉर्थ कोरिया की भी बेटा ओपन इकोनॉमी है, रशिया से डील करता है वो, चाइना से डील करता है वो, भारत से भी डील करता है वो, और बहुत सारी कंट्रियों से डील करता है वो। क्लोज इकोनॉमी मींस एनी इकोनॉमी विच हैज नो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। अब ऐसा कोई देश मेरे ख्याल से दुनिया में है नहीं। हो सकता है किसी टापू पे समुद्र के बीच जो दुनिया की निगाह में ना हो, वहां कोई आदिवासी बसे हो, भैया वो अंदर ही अंदर जो भी है अपना उगा रहे हैं, खा रहे हैं, या जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी उनकी डीलिंग हो, वो दुनिया से दूर है। ना दुनिया उन्हें जानती है, ना वो जानते हैं कि इसके अलावा और कोई दुनिया, तो बात अलग है। अदरवाइज जिन देशों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसी कोई इकोनॉमी आज के समय पे नहीं है जो क्लोज इकोनॉमी कहलाए। क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? द इकोनॉमी which has no international transaction। अब आप बताओ, आपकी निगाह में है कोई ऐसी इकोनॉमी? लोगों को गलत फहमी है कि किम जोन वाला जो कोरिया है वो क्लोज इकोनॉमी है। नहीं बेटा, जितने भी ऐसे देश है जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो सभी देश आपस में ट्रेड करते हैं। और किम जोन वाले कोरिया की भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, चाइना की भी, रशिया की भी, और ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रियां होंगी। तो ये क्लोज इकोनॉमी नहीं है। ओपन इकोनॉमी, द इकोनॉमी, मैं बहुत लंबी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, बस वो काम की लिख रहा हूं जो एमसीक्यू क्रैक करा है। विच हैज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बस। अब है जब पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश की भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो सभी की हो सकती है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तीन तरीके का सिस्टम होता है। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड। मिक्स्ड वाले सारे देश ही बर्बाद है। दिखता है हम बहुत कमाते हैं, पर एक्चुअल में वहां के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है एज कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी का पता नहीं भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाँ, तभी तो हम बर्बाद है।
भाई ना हम चाइना के जैसे लिविंग स्टैंडर्ड है ना अमेरिका जैसा, हम चाइना से भी कम कमाते हैं, अमेरिका से भी। हमारे यहाँ चाइना, आप बताओ, पाकिस्तान भी मिक्स्ड है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं यूएसए, इसका एग्जांपल है रशिया चाइना, इसका एग्जांपल हो गया नापाक और भारत, अरे पाकिस्तान। ठीक है, अब तीनों इकोनॉमी में कोई मुझे डिफरेंस बताएगा क्या था? देखो, सबसे पहली बात, यहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आर ऑन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? सरकार, प्राइवेट सेक्टर। सरकार का काम वहां केवल सरकार चलाना है, सरकार वहां पे व्यापारी नहीं है। क्यों अमेरिका में सरकार नहीं है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर शेयर्ड बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, 3 फोन का एग्जांपल देता हूं या 3 पॉइंट पूछ रहा हूं। चलो, आपके हिसाब से यहां पे सबसे महंगे प्रोडक्ट किसके होते हैं? यूएसए के। क्यों? अरे भैया प्राइवेट सेक्टर है, धर्मशाला खोल के ना बैठा है, कमाई करने के लिए बैठा है वो, है ना। सबसे घटिया सस्ते प्रोडक्ट किसके होते हैं? चाइना के, क्योंकि सरकार बना रही है। सरकार को सबको मालूम है सरकारी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। लगाना होगा 10 कट्टे सीमेंट, लगाएंगे 2 कट्टे सीमेंट, 8 कट्टे सीमेंट का पैसा खा जाएंगे, चाहे बाद में आदमी मरे बिल्डिंग करने से, कुछ हो, पुल गिरे ना गिरे, ऐसे ही है ना। और मिक्स दोनों के बीच में जो रेट चल रहे हैं, हमारे यहाँ के रेट पाकिस्तान यूएसए से महंगे हैं, सस्ते हैं, और चाइना से महंगे हैं। ऐसे ही है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट किस कंट्री के हैं? यूएसए के। सबसे घटिया प्रोडक्ट चाइना के। और मॉडरेट, जितनी कीमत दे रहे हो वैसे ही प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर प्राइस क्या होते हैं? हाई होते हैं, या प्राइस लो होते हैं। और यहां पर 2 बातें हैं भाई, जो प्राइवेट सेक्टर माल बेच रहा है वो महंगा है, जो सरकार गवर्नमेंट सेक्टर माल बेच रहा है वो सस्ता है। तो सर्विस में भी फर्क है। फॉर एग्जांपल एयरटेल और बीएसएनएल, दोनों की सर्विस में भी फर्क है। यहां पर प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? प्राइस डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज, इसे हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? प्राइस मैकेनिज्म। यहां पर प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन बाय गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। हम लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि रशिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते होंगे क्वालिटी में, वो भी घटिया ही होते हैं बेटा। एक एग्जांपल दूं, हमारे देश में जब कोरोना की वैक्सीन बनी थी तो कुछ हैं नेता जिन्होंने भारत की वैक्सीन का मजाक बनाया था, विरोध करा था कि हम तो रशिया की लगवाएंगे, स्पुतनिक कुछ आनी थी, है ना। बाद में पता लगा स्पुतनिक फेल वैक्सीन हो गई। जिन्हें स्पुतनिक लगी उन्हें कोविड दोबारा से हुआ। चाइना फेल, रशिया फेल। इंडियन वैक्सीन कामयाब हुई थी और इंडिया ने शायद
70-80 कंट्रियों को ये वैक्सीन एक्सपोर्ट भी की थी। ठीक है, रीजन बता सकता है कोई? भैया गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, पानी भर भर के भी वैक्सीन दे दी गई थी स्पुतनिक में और चाइनीज वैक्सीन में। तो बेटा वैक्सीन के नाम पे पानी भरा और खेप भी सस्ते रेट में दूसरे बेचारे गरीब देशों को। ये हालत थी इनकी, इसलिए वो फेल हुई। कारण गवर्नमेंट अधिकारी है तो भैया बेईमानी तो होगी थोड़ी बहुत वहां। और यहां पर दोनों की फीचर आ गए। भाई प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए, तो वो प्राइस मैकेनिज्म पे जाएगा। गवर्नमेंट अपने उद्देश्य के लिए काम करती है तो वो उस हिसाब से तय करेगी। क्या पानी आने वाला होगा बेटा? 1 मिनट रुक जाओ, फोन करना। यहां पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और कंज्यूमर के पास चॉइस भी है। अब मैं आपको 3 कंपनियों के नाम बताता हूं म्यूजिक की, बॉस, मार्शल, जेबीएल। जेबीएल हम गरीबों के लिए सबसे अच्छा स्पीकर है, पर एक्चुअली में जेबीएल सबसे अच्छा स्पीकर नहीं है। सबसे नंबर 1 पे आता है बॉस या मार्शल, इनके बीच में कंपैरिजन रहता है। ठीक है, बॉस अपनी कुछ चीजों के लिए जाना जाता है, मार्शल अपनी। ये दोनों प्रोडक्ट किसके हैं? ये दोनों प्रोडक्ट हैं अमेरिका के। और एक चीज नोटिस करना, जेबीएल की कीमत में और बॉस की कीमत में बहुत फर्क है। जिस ग्रेड का जेबीएल का स्पीकर 5,000 का है, उस ग्रेड में बॉस में 20,000 का स्पीकर आता है। ठीक है, यहां पर क्वालिटी लो ही होती है जनरली, और कंज्यूमर हैव नो चॉइस। जो सरकार ने बना दिया वही आपको खरीदना पड़ेगा। और यहां पर सेम भाई मिक्स व्यूज है। भाई प्राइवेट सेक्टर है तो हाई क्वालिटी और गवर्नमेंट सेक्टर है तो लो क्वालिटी। आप इससे ही समझो ना कि भाई बिल्डर होते हैं, जो सरकारी फ्लैट बने होते थे उनकी दीवारें झड़ती हैं, रेत रेत वैसा है। और जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं भाई वो थोड़े ढंग के डिजाइन और थोड़े ढंग के काम करके देते हैं, जैगवार की फिटिंग वगैरह भी दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना। ये एमसीक्यू हो जाएगा इससे आराम से, बहुत है एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट को पहले उसे फोन करो। हाँ जी, एक बताता हूं बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। कौन कौन से 4? पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या डिफरेंस होता है इनमें? बोलो। मैंने ये पूछा लैंड का मतलब क्या होता है?
जमीन। अरे सुन लो यार, गलत है। लैंड का मतलब जमीन नहीं होता। ऑल नेचर मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय नेचर फ्री ऑफ गिफ्ट। फॉर फ्री लिख दो। तो इसे कहते हैं लैंड। चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे वो धरती का सरफेस हो, चाहे वो जंगल के जानवर हो, ये सब कहलाता है लैंड। लैंड का मतलब केवल जमीन नहीं है। लेबर मतलब ऑल ह्यूमन एफर्ट्स वेदर मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट। ऑल नेचर मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड बाय नेचर फॉर फ्री। हाँ जी, लेबर मतलब क्लियर है। चाहे वो कोई भी इंसान, चाहे वो 10 करोड़ रुपए महीना की तनख्वाह ले रहा हो और चाहे वो दिन के 100 रुपए की दिहाड़ी कर रहा हो, सब लेबर में आएंगे। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स। कैपिटल मतलब क्या है? क्या? इन्वेस्टमेंट। अकाउंट में कैपिटल लायबिलिटी होती है। अंग्रेजी में होता है कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन, यानी कि एसेट, संपत्ति। भाई सोनाक्ष, अब यहां पे ध्यान दे लो जरा। कैपिटल मींस ऑल मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है, ऑल मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये होती है कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है? रिस्क बियरिंग कैपेसिटी टू ब्रिंग ऑल अदर ऑफ फैक्टर एट वन प्लेस। कोई आदमी रिस्क ले रहा है एक ही जगह पे तीनों का इकट्ठा करके प्रोडक्शन करने का, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब भी आप फैक्टर प्रोडक्शन किसी का यूज करेंगे तो एज ए पेमेंट आप उसे कुछ देंगे, देंगे ना कुछ उसे बदले में। तो लैंड के बदले में क्या देते हैं? किराया, जंगल का किराया, रेंट एंड रॉयल्टी। बेसिकली यहां पे रेंट का मतलब किराया नहीं है, यह रेंट का मतलब है लगान। जब आप सरकार की कोई संपत्ति इस्तेमाल कर रहे हो तो बदले में आप उसे एक टैक्स देते हो उसको यूज करने के लिए, उसे यहां पे रेंट कहा जाता है। इसीलिए अकाउंट में हम रेंट एंड टैक्सेस एक कैटेगरी में पढ़ते थे। समझ आया? लेबर को बदले में क्या देते हो? दिहाड़ी। तो मतलब जो आदमी फैक्ट्री ऑफिस में काम कर रहा है, गलत, केवल वेजेस। इकोनॉमिक में वेजेस इज ए वाइडर टर्म। यहां पे वेजेस का मतलब दिहाड़ी नहीं है, यहां पर वेजेस का मतलब है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इन एनी फॉर्म। ठीक है, जो भी ह्यूमन एफर्ट है उसके बदले में जो भी पेमेंट की जा रही है उसे सबको वेज कहा गया है। यहां पर अकाउंट में वेज का मतलब दिहाड़ी था। तो हर सब्जेक्ट में शब्दों के मतलब भी अलग हो सकते हैं। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में, तो कुल मिलाकर कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है आपको जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं? 4 पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इन चारों पेमेंट का सम ही तो टोटल कॉस्ट कहलाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इन इकोनॉमिक कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उसे अलग से नहीं जोड़ना होता। समझ आया इकोनॉमिक में मैं क्यों कहता हूं कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है? इनबिल्ट। अब बात करते हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस।
टाइनी एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये माइक्रो, और यहां मैक्रो की। तो इकोनॉमी एज ए होल, यहां पर हम क्या बात करते हैं? इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की, और ए प्रोडक्ट की, ए फर्म, मतलब जहां पर माइक्रो एलिमेंट है। यहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, यही हमारे टूल हैं। एग्रीगेट सप्लाई, मैं बड़ी बड़ी थ्योरी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, मैं एमसीक्यू को बस क्रैक करनी है, उतना ही सब। इसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी कह दो, कॉन्सेप्ट कह दो। इसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट कह देते हैं। लिखो इसे, कुछ टॉपिक नहीं छूट जाए, बस ये सोच रहा हूं। काम कर दिया, पैसा नहीं मिला, यानी एक तरफ वो इनकम है और एक तरफ वो एसेट है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो एसेट। 12:30 रहेंगे, वो नहीं करवाना तुम्हारा टेस्ट वगैरह? वो लड़का भी आएगा जिससे ऐप बनवाई है, एक जना और आएगा जिसके थ्रू करवाई। आगे बढ़े। एक सुना होगा पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये अक्सर एमसीक्यू में इनके बेस पे पॉइंट बनते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं यहां पर। क्या समझते हैं आप पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? अच्छा, मैं ये कहता हूं भारत के लोग ईमानदार होने चाहिए, क्यों? पॉजिटिव नहीं है। और भारत के लोग बेईमान हैं, ये पॉजिटिव है। और पहला वाला नॉर्मेटिव है। यार ये क्या बात है, मतलब बेईमानी पॉजिटिव है और ईमानदारी नेगेटिव। बोलो। पॉजिटिव का मतलब होता है क्या है, बस अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, दैट इज फैक्ट। क्या है वो पॉजिटिव। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, पॉजिटिव। भारत की जनसंख्या कम होनी चाहिए, नॉर्मेटिव। व्हाट शुड बी, तो यही की लाइन है जिससे हम पहचानेंगे ऑट टू बी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं क्या है, क्या होना चाहिए, बस। भारत की आबादी 160 करोड़ है, भारत की आबादी 80 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट जो है। और टू बी शुड बी मतलब फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम अपनी एडवाइस दे रहे हैं क्या होना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव। एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या समझते हैं आप इस टर्म से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से?
माइको कितनी जल्दी कर लो, टाइम ले ही जाती है ना। वो ज्यादा है इसमें, मैं तो फिर भी कम टाइम में लेगी। ये इंडियन लेगी, इंडियन में तो बहुत पॉइंट्स है, मैंने कोई नहीं लिखा। अरे वो तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ ना, वो तो मैं तुम्हें लिख के भी दे सकता हूँ, वहां टेक्निकल पॉइंट नहीं है ना। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिल्कुल गलत है। अरे कोई तो भैया बता दो यार, क्या थी? नहीं, वो भी तो यही कह रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसिंग। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस, और ये अलग है, दैट इज मेकिंग चॉइस। ठीक है। अब रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या थे? सबसे पहला रीजन था स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। हाँ जी, मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं, मुझे बुक्स भी खरीदनी है, मुझे किसी जरूरी काम से दिल्ली भी जाना है, और भैया खाना भी नहीं खाया सुबह से, खाना भी खाना है, और है मात्र कितने 100। तो मेरे सामने समस्या है कि मैं चूज करूं इन तीन में से मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन अगर मेरे पास 100 की जगह होते 1000 रुपए तो मैं तीनों काम कर सकता था, है ना। तो जब रिसोर्स स्कार्स होते हैं तो उसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। अच्छा, सपोज करो रिसोर्स स्कार्स हैं, केवल मेरे पास 4 रोटी है और थोड़ी सब्जी है और कुछ नहीं है मेरे पास। अब मेरे को 3 काम करने हैं, खाना भी खाना है, दिल्ली भी जाना है और किताब खरीदनी है। तो भी क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है मेरे सामने? अब क्या है, खाने का खरीद सकता हूं, दिल्ली कैसे जाऊंगा उससे, किताब कैसे खरीदूंगा उससे। तो केवल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से नहीं होती इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके पीछे दूसरा रीजन और होता है, रिसोर्स है ऑल्टरनेटिव यूज। जब रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है तभी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना क्या करूं। जब यूज ही ऑल्टरनेटिव नहीं हो पाएगा तो सोचोगे क्या। और तीसरा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत है, इतना डीप थ्योरी जाने की कोई खास जरूरत इसमें नहीं है। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे रिजल्ट देती है? ये रिजल्ट देती है सेंट्रल प्रॉब्लम को। इट गिव बर्थ टू सेंट्रल प्रॉब्लम। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? अब यही तो बस याद है 11वीं को, और याद ही क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये किस चीज की प्रॉब्लम है? लिखने को तो मैं इसमें लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस पे, पर आपके हिसाब से बेसिकली अगर मुझे एमसीक्यू के हिसाब से बहुत शॉर्ट में लिखना हो तो ये कायदे में क्या समस्या है हमारी? भाई बेसिकली ये समस्या है चॉइसिंग ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएं? फॉर एग्जाम्पल डिफेंस गुड्स बनाएं या फूड ग्रेन, डेवलपमेंट गुड्स बनाएं भैया, या फिर क्या नाम है ऐसे गुड्स जो कंज्यूमेबल गुड्स हो। तो ये डिसाइड करना। जमीन का टुकड़ा सीमित है भैया, तुम चाहे तो उसको हॉस्पिटल बना लो, चाहे उस पर खेती कर लो, चाहे स्कूल बना लो। अब टुकड़ा सीमित है तो तुम्हारी प्रायोरिटी पे क्या आता है ये सोचना, या उसको इस तरीके से यूज करना कि
सारी जरूरत तो पूरी नहीं हो सकती, पर थोड़ी थोड़ी सब जरूरत पूरी हो जाए। तो यही है व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस किस चीज की प्रॉब्लम है? मेकिंग चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। क्या बेटा? बेटा मैं वीएसटी नहीं पढ़ा रहा, बाकी जो इसका सॉल्यूशन है उसके अंदर मैं शब्द लिखवाऊंगा इफेक्टिवली। क्या क्या बोला था आपने? वो क्या एफिशिएंसी, कि हम कुछ रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा बने। तो बस प्रॉब्लम में कोई ना, वो तो सॉल्यूशन में आएगा ना बेटा। मेकिंग चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भाई टेक्निक दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? कैपिटल इंसेंटिव या लेबर इंसेंटिव। आप बताओ कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? सही दोनों है। तो भाई अगर मैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज करता हूं, रोजगार ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या उस प्रोडक्ट को जो बनाए? और मैं केवल लेबर इंसेंटिव यूज करता हूं तो भाई प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो बहुत कम होगी, डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, वो पूरी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बैलेंस बनाना है सरकार को कि भाई मजदूरों को भी काम देना है और मशीनों को भी इस्तेमाल करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, चॉइसिंग ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे डिफेंस गुड्स, अब तू बता बंदूक बनाए या फूड ग्रेन? रिसोर्स स्केर्स है ना, तो भाई हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हो सके, कम से कम वेपन्स का सेक्रीफाइस करे बिना। अब आप कहेंगे वेपन जरूरी क्यों है? तीन तरफ से दुश्मन है। फूड ग्रेन होगा, वेपन है ही नहीं, तो फूड ग्रेन खाएगा कौन? वो तो हमें वैसे ही मार देंगे। और केवल वेपन्स बनाए तो उन्हें हमें मारने की जरूरत क्या? हम भूख से मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए तो ये समस्या है। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मेकिंग चॉइस ऑफ क्लास ऑफ कंज्यूमर। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए 10 का बनाओगे 6 का बेचना पड़ेगा, अमीरों के लिए 10 का बनाओगे 25 का बिकेगा, वो टैक्स भी देंगे। तो भैया एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे देश के रिसोर्स पे अमीरों का भी हक है, गरीबों का भी। तो इतने रिसोर्स से अमीरों के लिए बनाएगा, इतने रिसोर्स से गरीबों के लिए। और वैसे भी जब हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, वहां से जो टैक्स आएगा उसी को से तो गरीबों को सब्सिडी देंगे हम, ठीक है ना। तो मैंने बहुत ही छोटे में लिखवाया थ्योरी, एमसीक्यू के पर्पज से। अब पीपीसी कर्व, ध्यान है कुछ? फुल फॉर्म क्या थी? प्रोडक्शन। वैसे मैं पीपीसी कर्व गलत लिखता हूं, केवल पीपीसी लिखना चाहिए था ना। सी का मतलब तो कर्व ऑटोमेटिकली है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या इसका और भी कोई नाम था? क्या प्रोपेंसिटी? यहां कहां गया? वो मैक्रो में पढ़ा था। ये साथ के साथ घर पे पढ़ लिया करो जितनी थ्योरी समझा के। ये लास्ट चैप्टर है, हाँ, माइक्रो का लास्ट है, पर इसमें है कुछ पढ़ने लायक। बस पीपीसी का मतलब बता दूं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज पे कल जाएंगे। क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये क्या है? ये एक ग्राफ है। सपोज करो इकोनॉमी दो तरीके के गुड्स बनाती है, तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है? वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है ना। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which show, ला रहा है वो, all those commodity, all those combination of two goods, comma, which
एंड इकोनॉमी प्रोड्यूस। सही है, रुको देखता हूं उसे, नंबर भेजा नहीं भेजा उसने, भेज दिया। पांच मिनट बाद घर से ले आइए, उठाई नहीं रहा। चलो हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, पता है आपको क्या गलत लिखा है इस डेफिनेशन में? मैंने लिखा है विच एन इकोनॉमी प्रोड्यूस, यहां पर मुझे लिखना था विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। अब एक बात ध्यान से सोचो, इस रूम में इस वक्त 32 चेयर हैं, तो मैं कितने बच्चों को एक साथ पढ़ाने की क्षमता रखता हूं? क्या एक्चुअली में मैं इस वक्त 32 बच्चे पढ़ा रहा हूं? नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अलग है, जो कर सकता हूं वो अलग है। तो पीपीसी कर्व हमें एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बताता, ये पोटेंशियल प्रोडक्शन बताता है। पोटेंशियल मतलब हमारी क्षमता। ठीक है, चलो कल मैं इसे बिल्कुल एंड कर दूंगा, फिर 2 दिन 250-300 क्वेश्चन देता हूं, वो करेंगे। अरे पूरी माइक्रो के